डेमोक्रेसी एक बिल्कुल मुख्तलिफ टर्म है। इलेक्शन उसका सिर्फ एक हिस्सा है। क्या एक आम कारकुन क्या वो कभी पार्टी का चेयरमैन हो सकता है? पाकिस्तान में तो नहीं भैया। फिर वो कल को देखेंगे कोई और पार्टी ऊपर आ रही है तो वो उधर चले जाएंगे। हम उन्हीं लोगों को भुगतते रहते हैं, वही लोग जिन्होंने अपने लिए तो काम किया होगा, पाकिस्तान के लिए नहीं। एक कैंडिडेट भी है तो उसको नोटा से 50% से ज्यादा वोट लेने, तब वो जीतेगा। देखिए, अगर आपकी बिल्डिंग की बुनियाद गलत है तो बिल्डिंग सीधी नहीं उठ सकती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ। आज हम देखेंगे कि इलेक्शंस जब भी होते हैं उनके लिए इन हाउस यानी पार्टी के अंदर के रिफॉर्म्स और ईसीपी को क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए ताकि इलेक्शंस का लोगों को फ़ायदा हो। हम लोग अक्सर इलेक्शंस और डेमोक्रेसी को सिनोनिमसली ट्रीट करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी एक बिल्कुल मुख्तलिफ टर्म है। इलेक्शन उसका सिर्फ एक हिस्सा है। डेमोक्रेसी की कोई यूनिवर्सल तारीफ नहीं है, लेकिन आप जब भी डेमोक्रेसी की बात करेंगे उसके दो एलिमेंट्स हर डेफिनेशन में होंगे। नंबर एक इक्वालिटी और नंबर दो फ्रीडम। इक्वालिटी यानी कि लोगों को अक्रॉस द बोर्ड उनको पावर हासिल करना, उनको उनके जो भी उनके लॉज हैं और उनके लिए इक्वल होने चाहिए। ये नहीं कि मेरे लिए कानून कुछ और है और आपके लिए कानून कुछ और है। और इसी तरह से ये एक्सप्लेनेशन दो तीन सवाल को जन्म देता है। क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी रैंक्स में इक्वालिटी रखती हैं? क्या एक आम कारकुन जो पूरी ज़िंदगी लगा के और बहुत मेहनत करके ऊपर तक आता है, अपनी जगह बनाता है, क्या वो कभी पार्टी का चेयरमैन हो सकता है? पाकिस्तान में तो नहीं भैया। यहाँ तो वो आएगा जिसका कोई बेटी, बेटा, पोता, पोती, नवासा या MQM और PTI की तरह एक साहब जो हैं उनके बग़ैर हम पार्टी का तसव्वुर नहीं करते। एक आदमी के कद को इतना बढ़ा दिया जाता है, चाहे वो जो भी हो, कि पार्टी कहीं पीछे रह जाती है। लेडी वारसी की जब अपॉइंटमेंट हुई थी कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरपर्सन के तौर पे और फुल कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे, ये एक बड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स रिफ्लेक्ट करती है बात कि वो लोग हस्ब नस्ब से ऊपर होके, मज़हब से ऊपर होके वो देखते हैं। उन्होंने देखा कि इंसान की काबिलियत क्या है। लेकिन पाकिस्तान में हमारी बदकिस्मती ये है कि हम या तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का आज तक शिकार है या फिर हम कल्ट फॉलोइंग का शिकार हैं, जैसे हमने अल्ताफ़ साहब के साथ देखा या जैसे हम अब बदकिस्मती से इमरान साहब को देख रहे हैं। जब तक पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं आएगी, वो बाहर डेमोक्रेसी की बात ही कैसे कर सकते हैं? सेकंड पार्ट जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन का है वो डील करता है फ्रीडम को। ये फ्रीडम के राइट्स आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डील किए जाते हैं। पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक ग्राउंड वर्क नहीं है, इसीलिए अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। और लोगों के बारे में, उनके किरदार के किस्से, उनकी चोरी चकारियों के किस्से, उनकी डाकों के किस्से, वो किन किन डील्स में मुलव्विज़ रहे हैं वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह, वो सब या तो बाद में निकलता है या जैसे नवाज़ शरीफ साहब के ज़माने में वो पनामा केस का पेंडोरा बॉक्स खुल गया तो उधर बहुत कुछ निकल आया। देखिए, दो तरीक़े हैं कि ये जो लोग गंदे अंडे, वही गंदे अंडे लुढ़कते हुए इधर, वही गंदे अंडे लुढ़कते हुए उधर। फिर वो कल को देखेंगे कोई और पार्टी ऊपर आ रही है तो वो उधर चले जाएंगे। फिर वो देखेंगे ये पार्टी गिर रही है तो वो वहाँ से निकल के अब जिसका सितारा चढ़ने वाला है उधर चले जाएंगे। लेकिन हम उन्हीं लोगों को भुगतते रहते हैं, वही लोग जिन्होंने अपने लिए तो काम किया होगा, पाकिस्तान के लिए नहीं किया। मैं जनरली एक बात कर रही हूँ, उंगली किसी पे भी नहीं उठा रही।
अब इसका एक तरीका है आप रेवोल्यूशन के ज़रिए लोग बदल लें। रेवोल्यूशन एक बहुत तकलीफ़देह अमल है और इसको तो कभी कोई बहुत बेवकूफ़ होगा इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना आटे के साथ घुन भी पिस जाता है, तो आप और हम भी पिस जाएंगे बीच में, उसमें तो मुफ्ते में। सही तरीका क्या है? नोटा, नन ऑफ द अबव, यानी आपके बैलेट पेपर पे एक नोटा का ऑप्शन हो जिसमें उसको जब आप टिक करते हैं तो आप कहते हैं कि इस ऊपर में से जितने ऑप्शंस हैं हम इनमें से किसी ऑप्शन को नहीं ले रहे हैं, मैं इन तमाम ऑप्शंस को रिजेक्ट करता हूँ। अच्छा, अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो अक्सर लोग, हम देखिए बात करते हैं कि इस दफ़ा टर्नओवर बहुत कम था, लोग इलेक्शन में वोट देने के लिए नहीं आए। वो कहते हैं यार ये भी चोर हैं वो भी चोर हैं, हम इलेक्शन में वोट देने के लिए क्यों आए, हम किसके लिए आए? और लोग जो हैं वो फिर नहीं आते। अब अगर नोटा हम डाल भी दें, ये एक ऑप्शन डाल दें कि जितने लोगों के नाम हैं जो इस इलेक्शन इस कॉन्स्टिट्यूंसी से वोट दे रहे हैं, फलां पार्टी का ये, फलां पार्टी का ये, अगर कोई इंडिपेंडेंट है तो ये, तो उसकी वैल्यू क्या होगी नोटा की? अगर हम देखेंगे अच्छा इतने लोगों ने कहा कि मैं किसी को वोट नहीं देना, भाई इसको इधर लग दो, अब देखते हैं कि कौन जीता। नो, उसकी इलेक्टोरल वैल्यू भी होनी चाहिए नोटा की। इसके स्टेप्स क्या हैं? हमें सिस्टम को साफ करना है, और साफ सिर्फ इलेक्शन में वोट देके नहीं करना है, वो तो बात की बात है। हमें पहले, उससे पहले कुछ लवाजमात की ज़रूरत है, और पहले पार्टियों को क्लेंस करना है, उसके बाद हमको बाहर जाना है। कुछ पॉइंट्स जो मेरे जहन में हैं जो होने चाहिए, कोई भी एंडलेसली पार्टी के अंदर पोजीशन मेंटेन नहीं कर सकता। ये नहीं है कि चेयरमैन बन गए तो भैया 30 साल से बने बैठे, कोई और आ ही नहीं सकता। 2 दफ़ा से ज़्यादा कोई शख्स कोई भी पोजीशन, एक या एक से ज़ायद, उस पर नहीं रह सकता, और 3 ईयर से ज़्यादा टर्म नहीं होगा एक टेन्योर का। जो शख्स आए वो पार्टी में इलेक्शन से आए, लेकिन और कम से कम 3 कैंडिडेट्स एक पोजीशन के लिए होने चाहिए। मगर ये नहीं कि एक तो अब्बा ने बेटे को खड़ा कर दिया और उसके सामने 2 इतने कमज़ोर और बेचारे से कैंडिडेट खड़े कर दिए कि उनका तो कोई लेना देना ही नहीं, वो तो बेचारे बस तकल्लुफ़न खड़े हो गए शक पूरी करने के लिए और हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए। 2, कोई भी इजाज़त नहीं होगी उसको कि MNA या MPA या सेनेट का इलेक्शन लड़े 2 दफ़ा से ज़्यादा, चाहे वो जीते या हारे जनाब। 3, किसी को भी जो हार गया हो उसको मिनिस्ट्री या स्पेशल एडवाइज़र रेज टू द स्टेटस ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं बनाया जाएगा। दे आर आउट, दे लॉस्ट। ये नहीं कि उधर से नहीं आए तो पिछला दरवाज़ा खोल के आ जाओ और मरात वही ले लो। इसके अलावा जिन भी मिनिस्टर्स को इलेक्शन के बाद हम वो मिनिस्ट्री दें, ये बहुत ज़रूरी है देखिए कि उनका उस फील्ड से डायरेक्ट ताल्लुक़ हो, उनका उस फील्ड से कोई लेना देना हो। क्योंकि अगर हम पहले इन हाउस क्लेंजिंग नहीं करेंगे, एक पार्टी के वही लोग चंद बैठे रहेंगे तो वो अपने बरखुरदारों को, अपने ब्लू आइड को लेकर आते हैं। वो फिर फेवरेटिज्म पे फैसला होगा, वो मेरिट पे फैसला नहीं होगा। इसके अलावा एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स के नंबर पे कैपिंग लिमिट होना ज़रूरी। ये नहीं कि 50 मिनिस्टर्स हैं, 40 एडवाइजर्स बन गए, क्योंकि हमने लोगों का, अपने प्यारों का जो इलेक्शन नहीं जीत सके उनका पेट भरना है। कोई कंटेस्टेंट 2 सीटों से ज़्यादा, चाहे वो एक MPA की सीट हो, एक MNA की, या 2 ऑफ ईच, 2 सीटों से ज़्यादा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जैसे खान साहब शायद 32 सीटों पे से लड़ने के लिए खड़े हो गए थे, तो मजाक है। उसका बाई इलेक्शन कौन वो देंगे पैसे करवाने के? एंड दिस इज़ अ जोक
इलेक्शन इज अ जोक लाइक दिस? नेक्स्ट, पिछले 20 साल के टैक्सेशन पेपर अपने अपने बीवी, या अगर बीवी है तो मियाँ, बच्चों के, चाहे वो डिपेंडेंट है या नहीं है, वो जमा कराएं। और अगर बाद में आपके सीट पे भी होते हुए या उसके बाद इस दौर में आपकी कोई और चीज़ निकली, आपको उम्र भर के लिए बैन कर दिया जाए, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। नोटा अगर बैलेट पेपर पे आता है तो 50% लोग अगर नोटा पे साइन कर देते हैं तो उधर के तमाम कैंडिडेट्स का सिक्योरिटी फोरफीट हो, उधर तमाम लोगों को अगली 2 दफ़ा के लिए इलेक्शन से बैन कर दिया जाए। इसके अलावा नई इलेक्शंस जो हैं वो होंगे। इसकी हिस्ट्री क्या है नोटा की? इधर पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं कि इंडोनेशिया में लॉ 10 ऑफ 2016 इतनी सख्ती है नोटा की, वो कहते हैं अगर एक ही कैंडिडेट लड़ रहा है, उसके मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है, तो हम तो बेवकूफ़ों की तरह कहते हैं जीत गया जीत गया। वहाँ कोई नहीं जीता, वहाँ अगला डब्बा है नोटा। एक कैंडिडेट भी है तो उसको नोटा से 50% से ज़्यादा वोट लेने, तब वो जीतेगा। इसी तरह से जो स्टेट ऑफ नेवाडा है, उन्होंने 1976 में ये नोटा को अप्रूव किया। कोलंबिया में नोटा का लॉ नंबर 1475 साल 2011 और इंडिया में 2013। तो वी आर नॉट द ओनली कंट्री हु विल बी डूइंग दिस। लेकिन ये बातें बड़ी जायज़, क्योंकि देखिए अगर आपकी बिल्डिंग की बुनियाद गलत है तो बिल्डिंग सीधी नहीं उठ सकती। इसकी बुनियाद पे फोकस कर लें, आगे अल्लाह खैर करेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीलॉग पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले हफ्ते तक के लिए खुदा हाफिज़।